कैसे हो दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है पता है, इसीलिए रात को नींद नहीं आ रही थी। तो सोची बहुत दिनों से मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ा आवाज़ नहीं कर रही है ठीक से। तो इसलिए आप लोगों के लिए अच्छे से कोई परिवेशना कोई आयोजन लेके नहीं आ पाई हूँ। तो लगा कि अगर जागी हुई ही हूँ तो चलो एक रूपकथा की कहानी आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। बहुत छोटी सी रूपकथा की कहानी आज लेके आ रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ भिनदेशी रूपकथा ग्रिम्स फेरी टेल्स। इसका बांग्ला अनुवाद इस किताब से। इस किताब को संकलित किए हैं श्री धीरेन्द्र लाल धौर। और ये जो किताब मैंने लिया है banglabooks.in इस वेबसाइट से। इस किताब के जो संकलन जो प्रकाशित किए हैं वो हैं किशोर भारती। और इसके जो तस्वीरें हैं वो किसने बनाए हैं, श्री हरेंद्र चक्रवर्ती, श्री बड़दा प्रसन्न दास और श्री अशोक धौर। तो इस किताब से हम लोग अच्छा भिनदेशी मतलब दूसरे देशों की रूपकथा। भिनदेशी मतलब जो अपना देश नहीं है, अपना देश छोड़ के बाकी देशों की रूपकथा। तो इस किताब से हम लोग कुछ कहानी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी की शीर्षक है दुई भाई। तो चलिए दोस्तों, चलो दोस्तों हम पहुंच जाते हैं। दुई भाई, दुई मतलब दो और भाई मतलब भाई, तो दो भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दुई भाई यानी कि दो भाई। दो भाई थे, बड़ा बहुत अमीर था और छोटा गरीब। बड़ा भाई बहुत आराम से सुख से रहता था और छोटा जो है वो खेती करता था और पूरा दिन मेहनत करता रहता था। एक बार क्या हुआ, छोटा भाई एक बहुत बड़ा सा कुमड़ा, कुमड़ा मतलब पम्पकिन, पम्पकिन यानी कि कद्दू, कद्दू उगाया था। जो कद्दू इतना बड़ा था कि वो 12 हाथ लंबा था या चौड़ा, जो भी बोलना चाहो, इतना बड़ा था। 12 मतलब 12 हाथ लंबा मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा होगा। तो एक साड़ी, माँ जो साड़ी पहनती है, 12 हाथ 11 हाथ की साड़ी होती है, उससे भी ज़्यादा। हम बचपन में देखें 12 हाथ की साड़ी, तो वैसा वाला बड़ा वाला साड़ी ही जितना होगा उतना। तो छोटा भाई तो उस कद्दू को उगाया था और वो एक गोडूर गाड़ी मतलब जो बैलगाड़ी में उसको उठाकर राजा के पास लेके चला गया। राजा जब इतना बड़ा कद्दू देखा तो उन्होंने बोला कि अरे बाप रे, इतना बड़ा कद्दू, ये किसके बगीचे में हुआ है? तो छोटा भाई बोला, हुजूर मैंने उगाया है इस कद्दू को। तो तब राजा जी बहुत खुश हुए, बोले अरे तुम तो इसका मतलब बहुत अच्छा किसान हो, बहुत जानकार हो अपने जीविका में। तो मैं तुमको इसके बदले में कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। बोलकर वो बहुत खुश होकर उनको मतलब राजा जो हैं वो बोले कि वो तो पुरस्कार देंगे। और पुरस्कार के हिसाब से उन्होंने 100 मोहर सोने का, 100 बीघा ज़मीन और 100 गाय पुरस्कार के हिसाब से उनको दे दिए। अब इतना कुछ पुरस्कार लेके वो तो वापस आ गया, मतलब छोटा भाई अपना घर वापस आ गया। तो बड़ा भाई सोचा कि अगर सिर्फ एक कद्दू पाकर राजा जी इतना कुछ दिए, तो मैं अगर इससे ज़्यादा कुछ राजा जी को अगर भेंट चढ़ाऊँ तो मुझे और भी ज़्यादा पुरस्कार मिलेगा। तो वो सोना दाना मतलब सोना माणिक ये सब लेकर राजा को जाके भेंट चढ़ा दिए। राजा तो वो सारे लेके बोलने लगे, अरे मैं तुमको और क्या दूँ, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। हंसते हुए ये बोले और कुछ नहीं दिए बड़े भाई को। अब बड़ा भाई तो गुस्से में लाल हो गया, आग बबूला हो गया। राजा के सामने ना गुस्सा कर पाए, लेकिन वो घर पे वापस आया। लेकिन उसका जो जितना गुस्सा था, जितना राग मतलब जितना गुस्सा था, वो सारा जाके गिरा उस छोटे भाई के ऊपर। वो दिखा नहीं पाए, लेकिन वो इंतज़ार करता रहा। और कुछ दिन बाद छोटे भाई को बोला कि देखो मुझे गुप्त धन का संधान मिला है, तो जंगल में उसको मिट्टी खोद के निकालना है, तो चलो तुम मेरे साथ।
तो चलने लगे। जंगल में पहुंच के अचानक से बड़ा भाई छोटे भाई को एक पेड़ में, मतलब एक थैले के अंदर डाल कर एक पेड़ से लटका दिए और वहाँ से वो चला गया। छोटा भाई दांत और नाखून से कैसे कैसे करके उस थैले में एक छेद बनाया और वहाँ से अपना मुंडी निकाल के बाहर करवाया। और करने के बाद वो देखने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक घुड़सवार एक लड़का जा रहा था। उसको वो देखकर छोटा भाई बोले, अरे सुप्रभात, प्रणाम। तो वो घुड़सवार कहने लगा, जो लड़का है वो कहने लगा, अरे ये कौन बोला? तो बोले, मैं ऊपर इस पेड़ में हूँ, देखो मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। तो लड़का पूछा, आप ऊपर क्या कर रहे हो? तो लड़के के इस सवाल के जवाब में वो जो छोटा भाई है वो कहने लगा कि मैं ज्ञान अर्जन कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर कोई रहता है तो उसके लिए सब और कुछ भी अनजान नहीं रहता। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि आसमान कैसा है, हवा कैसे बहता है, रास्ते में कितने सारे क्या बोलूँ, रेत है, रेत के दाने हैं, कौन से पेड़ के पत्ते से दवाई बन सकती है या औषधि बन सकती है, ये सब मेरे लिए और अनजान नहीं रह रहा है। मतलब मैं जानता हुआ जा रहा हूँ, मेरे पास जो ज्ञान है वो आता जा रहा है। तो वो लड़का ये सुनकर तो अवाक हो गया और बोले, हैं, यहाँ वहाँ पर लटकने से ही मतलब वहाँ पर रहने से ही क्या ज्ञान मिल जाता है? तो छोटा भाई बोले, तुम यहाँ पर एक दिन रह के देखो, तुम्हारे पास भी खूब सारा ज्ञान आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी देर के लिए इस थैले को छोड़ सकता हूँ। तो लड़का बोले, मैं वहाँ पर चढ़ूँ कैसे? तो छोटा भाई बोलने लगा कि तुम पहले पेड़ से ये जो रस्सी है इसको खोल दो और मुझे पहले नीचे उतार लो, उसके बाद मैं तुम्हें उठा के यहाँ पर रख दूँगा। तो वो लड़का वैसे ही किया और फिर जैसे जैसे ये छोटा भाई निकल के आया तो फिर उस लड़के को उस थैले में डालकर पेड़ से फिर से लटका दिए और कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, कुछ देर रहने से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये दुनिया कैसा है। तो वो लड़का तो वहाँ से लटकने लगा थैले में और छोटा भाई एकदम सीधा साधा अपने घर वापस आ गया और आने से पहले एक आदमी को रास्ते में ही कहने लगा कि अच्छा सुनो ना, उस पेड़ से एक लड़का लटक रहा है, अगर हो सके तो उसको उतार दियो। तो इसके बाद से वो दो भाई, बड़ा और छोटा, कोई किसी का मुख नहीं देखता है। दूसरों को ईर्ष्या करना कभी भी अच्छा नहीं होता है और खुद का जो भी है उसको लेकर खुश रहना, वही असल में खुशी होती है। ये कहानी से यही हम सीखते हैं, ये लेखक कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हम सीखते हैं कि अपने पास जितना है उसमें खुश रहना ही सही खुशी है। इस कहानी से हमें और एक चीज़ की सीख ज़रूर मिलती है। कुछ सालों पहले तक, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि खैर अभी तो सरकारी तौर से भारत में कहीं पर भी रैगिंग बंद है किसी भी शिक्षा प्रतिष्ठान में। लेकिन वो होता क्यों था? कोई किसी के साथ अन्याय किया है और उसका प्रतिकार नहीं हुआ है, तो अगले पीढ़ी के ऊपर, जिसके ऊपर पहले अन्याय हुआ है, वो अगले पीढ़ी के ऊपर फिर से वही अन्याय को क्या बोले, संगठित या करता है, मतलब रिपीट करता है, पुनरावृत्ति करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि लोभ दोष किस में था, लोभ किसके अंदर जागा? बड़े भाई के अंदर। वो जो लोभ है, जब वो उसकी पूर्ति नहीं हुई तो वो जो गुस्सा था, जो द्वेष था, वो किसके ऊपर जाके गिरा? छोटे भाई के ऊपर। वो लटक गया पेड़ में। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद छोटा जो भाई है
वो जिस लड़के से हेल्प लिया, सहायता ली, तो उसको भी वो सीधा साधा कुछ नहीं बोला, उसको भी उसने छला। उसके अंदर वो जो बड़े भाई का जो लोभ था, जो द्वेष था, वो पहले तो आत्मसम्मान हानि, मतलब वो ऐसा बच्चों जैसे भरोसा करके ऐसे लटक रहा है अभी, अपने बुद्धिहीनता से उसके आत्मसम्मान की हानि हो सकती है, ये एक डर, ये एक लज्जा, उसके अंदर भी कपट था, मतलब छल ला दिया, और वो उस लड़के को छल लिया, ठग लिए। और फिर और वो लड़का भी निर्बोध, मतलब निर्बुद्धिता के बतौर वो तो लटक गया। फिर वो आगे चल के जिस आदमी को वो भाई, छोटा भाई बोला था कि तुम भैया वहाँ पर एक लड़का लटक रहा है, उसको उतार लियो, सही में उसको भी फिर से लटकाए या नहीं, हमें ये कहानी नहीं पता, लेकिन इतना तो पता चला कि एक दोष आगे चल के और भी कई सारे दोषों के जन्म जन्मदात्री बन जाती है ना। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो रोकना है, इस परंपरा को तो रोकना पड़ता है। तो हाँ दोस्तों, किसी ने कभी नहीं कहा है कि जीवन हमारे साथ हमेशा न्याय करेगा, लेकिन हम हमारे हर सिद्धांत में, हमारे हर परिस्थिति के साथ न्याय कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी। तो बस यहाँ तक ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ ये कहानी हम लोगों को आने वाले समय में हमेशा एक दर्पण की तरह हमें हमारे हर सिद्धांत को सही से लेने में अनुप्राणित करेगी। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए। टाटा।